हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर 4th है अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लॉज के बारे में, जो कानून होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसी में हमारी वीडियो का आज मेन टॉपिक होगा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कि जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे आप ये डिसाइड करोगे कि कौन से कानून अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल कानून है। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. तो आपने इससे पहले जो वीडियो का पार्ट था उसमें इस वीडियो से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जब हम लॉ बनाते हैं तो उससे रिलेटेड मेन प्रोसेस क्या होती है, कि एक कानून बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है, कैसे एक कानून बनता है, क्या क्या उसमें स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो वो सभी स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आपको ये बता रखा है यहाँ पर, क्योंकि लॉज बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है, तो पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है जरूरी नहीं कि वो सभी पॉपुलर हो। कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर, मतलब लोग उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। लोग ये समझते हैं, कंट्री के पर्सन ये समझते हैं कि उस कानून को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, वो नहीं चाहते कि उस कानून को फॉलो करें। Sometime a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कई बार क्या होता है कि जो लॉज बने होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल वैलिड होते हैं और बिल्कुल लीगल भी होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनको ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही वो पॉपुलर होते हैं, क्योंकि लोगों का सोचना ये होता है कि इनको बनाने के पीछे एक अनफेयर और हार्मफुल इंटेंशन है। लोगों को ये लगता है कि अगर ये कानून बनाया जा रहा है तो इससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो इसलिए वो लोग उसको बिल्कुल भी फॉलो करने या उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Hence, people might criticize this law, hold public meeting, write about it in newspaper, report to TV news चैनल एक्सेट्रा, और इसलिए वो उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है कमियां निकालना। ओके, जो चीज़ हमारे पास हमारे सामने है उसमें कमियां निकालना, मतलब उसको क्रिटिसाइज करना। अगर लोगों को ये लगता है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो गलत है, वो गलत इंटेंशन से बने हैं, तो वो उसको क्रिटिसाइज, उसमें कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं, लोगों को एक साथ बुलाते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, जो टीवी चैनल्स होते हैं उन पर वो बताते हैं कि कैसे जो लॉज आ रहे हैं, जो कानून आया है वो उनके लिए गलत है। In a democracy like our, citizen can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. क्योंकि हम डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जो सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग अपनी अनविलिंगनेस को बता सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि जो लॉज आ रहे हैं, जो लॉज बन रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम उसको नहीं चाहते। When a large number of people begin to feel that a wrong laws has been passed, then there is pressure on the parliament टू चेंज दिस। अगर काफ़ी ज़्यादा लोग किसी लॉज के, किसी भी कानून के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो इसके वजह से पार्लियामेंट पर प्रेशर आ जाता है कि वो उस कानून को ना बनाए। For example, various municipal laws on the usage of space within municipal limit often make hawking and street vending illegal. No one will dispute the necessity for some rule to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. However, one also cannot deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions लिविंग इन लार्ज सिटी। मतलब एक कानून बनाया गया है म्यूनसिपलिटी लॉज के अकॉर्डिंग कि कोई भी पर्सन गलियों में सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, वो इलीगल माना जाएगा।
तो लेकिन काफ़ी लोग, क्योंकि कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इसी काम से रिलेटेड है, उनकी पूरी अ, उनका पूरी पूरी लाइफ, उनकी पूरी फैमिली इसी काम पर डिपेंड होती है। तो ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि जो अगर वो गलियों में सामान बेचेंगे तो वहाँ से भीड़ लगेगी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए वैसे तो इसको इलीगल माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका काम है ये, और उनके लिए जो एक इनकम का सोर्स भाई बस यही है, तो वो इसको बंद नहीं करते, चाहे उनके लिए कितना ही उनको फाइन देना पड़े, ठीक है। वो अपनी आजीविका के लिए, उनकी अपनी इनकम के लिए वो गलियों में सामान होकिंग होकर जो होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं। दिस इज दियर मीन्स ऑफ लाइवहुड, मतलब ये उनकी जीवन के लिए है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से उनके पास रुपए आएंगे और कहाँ से वो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। हैंस इफ द लॉ फेवर वन ग्रुप और डिसरिग्रेड डिसरिगार्ड द अदर, इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस तरह के कोई लॉज आते हैं, कानून आते हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। पीपल हु थिंक दैट द लॉज इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। अगर लोगों को ये लगता है कि जो लॉज बने हैं वो बिल्कुल गलत है, तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट फाइंड दैट दे डू नॉट adhere टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सच में जो कानून बनाए गए हैं वो गलत है, उनकी वजह से लोगों की जो लाइवलीहुड है, मतलब उन वो अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, तो वो उनको मॉडिफाई करवा सकती है या उनको बिल्कुल कैंसिल भी कर सकती है। तो कोर्ट के पास ये पावर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अगर हम एक सिटीजन है तो हमारा काम बस इतना नहीं है कि हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट में इलेक्ट कर दे और हमारा काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगन टू यूज न्यूज़पेपर एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट एंड वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर एमपीज एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और वो कोई गलत काम कर रहा है, वो कोई गलत लॉज लेके आ रहा है, तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि उसने क्या गलत किया है इसके बारे में। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement, and enthusiasm of the people that help parliament reform its representative function properly। और हम उसको ये बता सकते हैं क्योंकि हमने उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट में हमारी तरफ से जो हमारे थिंकिंग है, हमारे ओपिनियन है, वो रखे, और जो लॉज बने हैं, जो कानून बने हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है हो रही है तो उसको सोल्व करे। तो अगर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है तो उसको इलेक्ट करने तक का ही हमारा काम नहीं होता, बल्कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जिसने उसको इलेक्ट किया है उसके बारे में उससे वो बात कर सकता है, ताकि जो भी ऐसे क्रिटिकल लॉज बने हैं, जो अनपॉपुलर लॉज बने हैं, उनके बारे में वो पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकें। तो ये था हमारे पास अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में। यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी हुई है, इस केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आपको देखना है। एज यू रीड इन द अर्लियर सेक्शन ऑन द रूल ऑफ लॉ, इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज arbitrary and repressive laws being enforced by the British। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ ऐसे लॉज लेके आ रहे थे कि जो बस और सिर्फ उनके ही प्रॉफिट से रिलेटेड थे, किसी और पर्सन को उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था। इंडियंस को तो उससे बहुत कम प्रॉफिट होते थे। History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws। हमारी हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर काफ़ी लोग और काफ़ी कम्युनिटीज़ ने इस बात के लिए स्ट्रगल किया है कि उनके साथ जो लॉज लेके आए हैं वो बिल्कुल उनके लिए फेयर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
इसी के बारे में हमने अपनी क्लास 7th की बुक में रोसा पार्क के बारे में देखा था। ठीक है, रोसा पार्क के बारे में आपने पढ़ा था जब आपने 7th क्लास में देखा। रोसा पार्क जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। ओके, और क्योंकि उसने एक वाइट मैन को, क्योंकि उसने एक वाइट, जो सफ़ेद आदमी थे, गोरा आदमी था, और वो खुद एक ब्लैक पर्सन थी, एक वाइट पर्सन को उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया था। कब? 1 दिसंबर 1955 को। सी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉज ऑन segregations that divided up all public space including the street between the whites and the African American। क्योंकि वहाँ पर क्या था कि कुछ लॉज ऐसे बने हुए थे जिसकी वजह से जो वाइट पर्सन थे और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो ब्लैक पर्सन थे, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। बिल्कुल उनसे, जो वाइट पर्सन थे उनको तो हर चीज़ अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन ब्लैक पर्सन को, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई फोकस नहीं किया जाता था। उनको हमेशा हर चीज़ में इग्नोर किया जाता था। तो इस तरह का लॉज बने हुए थे, तो इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उनको बताया जा रहा था कि जो ये लॉज बने हुए इनको ख़त्म किया जाए। Her refuse was to key इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट। और इसी के लिए सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि लोगों ने, जो अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब यहाँ से है जो ब्लैक पर्सन थे उनसे, उनके लिए उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट किए कि कैसे भी करके उन्होंने अब अपनी जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म करना है। और इसी के लिए जब उन्होंने मूवमेंट किए, काफ़ी लोगों ने अपने बारे में, अपने अधिकारों से लेके, अपने राइट से लेके आवाज़ उठाई, तो वहाँ की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, सिविल राइट एक्ट। और कब पास किया? 1964 में। और इसके अकॉर्डिंग क्या था? विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए। और जो एक्ट बना था, जो लॉज बने थे, सिविल राइट एक्ट 1964, इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया था कि यूएसए में किसी के साथ रेस, रिलीजन और उनके नेशनल ओरिजिन के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल प्रोहिबिटेटेड था, मतलब बिल्कुल बंद कर दिया गया था। ओके, तो देखो कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही रोसा पार्क के साथ हुआ कि उन्होंने सीट नहीं दी थी एक वाइट पर्सन को, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, सिविल राइट मूवमेंट हुआ। और उसके बाद वहाँ की पार्लियामेंट ने एक्ट पास करना पड़ा 1964 में। और उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, रेस मतलब होता है स्किन, उनकी कि वाइट पर्सन है या ब्लैक पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग, या उनकी धर्म, रिलीजन के अकॉर्डिंग, या वो कहाँ के है या कहाँ के नहीं है, इसके अकॉर्डिंग उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यूएसए की बात यहाँ पर हो रही है, सिविल राइट एक्ट 1964 के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में देखा और एक कंट्रोवर्शियल लॉज और अनपॉपुलर लॉज क्या होते हैं उसके बारे में भी देखा। तो आई होप जो पार्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज की वीडियो में कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ ही आपको जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से याद करनी है। और इसी से रिलेटेड जो मेन पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई जस्ट होप कि आप ये सब अच्छे से कंप्लीट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।